हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम नॉलेजेबल फैक्ट है और मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ बीकॉम थर्ड ईयर बिजनेस फाइनेंस का। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिजनेस फाइनेंस एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंट स्कोप एंड बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस जो रिलेटेड है अरेंजमेंट ऑफ फंड और अरेंजमेंट और इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ फंड। बिजनेस फाइनेंस के स्कोप है एनालाइज एंड रिसर्च ऑफ बिजनेस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, राइजिंग ऑफ फंड कैपिटल अकॉर्डिंग टू बिजनेस और इन्वेस्टिंग कैपिटल एंड मैनेजमेंट द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंस जिस हिसाब से कंपनी का रिस्क है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस फाइनेंस? अचीविंग गोल या मीटिंग गोल बात एक ही है। विद द यूज़ ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म एक्टिविटी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने में मदद करता है। अचीविंग फाइनेंशियल गोल यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि अचीविंग गोल रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, और अचीविंग फाइनेंशियल गोल जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी को करने के लिए है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जो है बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे आप अपने फाइनेंस का यूटिलाइजेशन करें जिसके वजह से बिजनेस का प्रॉफिट हो। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल्स। ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल के लिए फंड जरूरी है, फाइनेंस जरूरी है। अचीविंग दी अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में है सफिशिएंट जो है प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस को, तभी बिजनेस सरवाइव कर पाएगा। मेजरिंग ग्रोथ, हमेशा मेज़र करना चाहिए ग्रोथ को और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। मेजरिंग एफिशिएंसी को मैनेज करना चाहिए। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द बेसिक गोल ऑफ बिजनेस हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ सेवरल क्रिटिसिज्म। ज़्यादातर अब जो है बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कंपनी जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंपनी का, जो कि वैल्यू इंक्रीज करता है स्टॉक ऑफ एसेट्स का और वेल्थ और लीडरशिप पोजीशन जो है मार्केट में बरकरार रहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑफ एनी कंपनी in short run and make the company's survival and growth in the existing competitive market. Wealth maximization consists of a set of activities that manage the financial resource intending to increase the value of shareholders, whereas profit maximization consists of the activity that manage the financial resource intended to increase the profitability of the company। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यहाँ पे मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, चलिए आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है।
चलिए, पहला है पीरियड ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट इज़ कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे नीड ऑफ बिजनेस एंड शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस के शॉर्ट टर्म नीड्स एंड गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट द पीरियड में बी फ्रॉम फ्यू डेज टू 12 मंथ। यहाँ पे जो है मनी मार्केट का पीरियड है 12 मंथ होता है। और कैपिटल मार्केट डील विद लॉन्ग टर्म फंड नीड टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस एंड लोन रिक्वायर्ड फॉर बाय द गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। अब किसी भी गवर्नमेंट और बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाह रहा है तो वो पैसा कहाँ से उठाएगा? कैपिटल मार्केट से। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मनी मार्केट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, commercial paper are the instrument of money market, which is short term period for short term period, and capital market instrument are preference share, equity share, debenture, bonds. These are used for long term period, so it is a part of capital market. आइए तीसरा पॉइंट, इंटरमीडिएटरीज क्या होता है? इंटरमीडिएटरीज का मतलब ये हुआ कि बिचौलिए जिसको कहते हैं। इन द केस ऑफ कैपिटल मार्केट द इंटरमीडिएटरीज आर स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, etc. For money market there is no fixed market to intermediaries. इंटरमीडिएटरीज इसमें मनी मार्केट में आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, डिस्काउंट हाउस आ जाता है, एक्सेप्टेंस हाउस आ जाता है, एंड सम अदर ब्रोकर्स आ जाते हैं। डिस्काउंट हाउस और एक्सेप्टेंस हाउस आपको आगे ब्रीफ में समझाऊंगा। यूज़ ऑफ फंड। मनी मार्केट इज़ यूज्ड टू tide over short-term period needs and liquidity of bank or meet seasonal demand for extra working capital. But fund raised by capital market are used to finance long-term need of business and government. वही है, अगर आप जो है कई तरीके से आप जो है हेडिंग बना सकते हैं। आपको घुमा फिरा के आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखना है कि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ उस पर ज़्यादा लिखा गया है, और आप उस हेडिंग के हिसाब से लिखेंगे तो उस पर बढ़िया नंबर मिलेगा। यूज़ ऑफ ब्रोकर। यूज़ ऑफ ब्रोकर इज़ इन कैपिटल मार्केट इज़ वेरी कॉमन, बट डीलिंग इन मनी मार्केट में कंडक्ट विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। कैपिटल मार्केट में कॉमन है ब्रोकर्स, क्योंकि कैपिटल मार्केट एक वाइडर प्लेस है और मनी मार्केट जो है उतना वाइडर नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए तो आपको बैंक दे देगा, तो जिसमें इंटरमीडिएटरीज का ज़रूरत नहीं है, ब्रोकर का ज़रूरत नहीं है। लिंक। मनी मार्केट इज़ द लिंक बिटवीन लेंडर टू borrower for short term, while capital markets is the link between investor and borrower for long term period. The borrower are the entrepreneur और the government. यहाँ पे लिंक का मतलब ये है, इन मनी मार्केट में यहाँ पे एक पैसा देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। यहाँ पे मनी मार्केट में इंटरेस्ट चलता है, लेकिन इन कैपिटल मार्केट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर्स और जो कि हाई अमाउंट में बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स दोनों होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो होता है कैपिटल मार्केट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेबी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या है?
पहले सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी जो है, सेबी एक्ट हुआ 1992 में, is to provide and establish of board called the Security Exchange Board of India, and the objective of which is state। आइए पता करते हैं क्या करता है सेबी। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, to promote the development of security market, to regulate the security market, to deal with matter connected therewith or incident। SEBI protects the interest and right of investors, particularly small investor, and provide them guidance and education about the stock market। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचाता है, प्रमोट करता है, डेवलपमेंट करता है, रेगुल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कराता है सेबी। किसी भी तरीके का अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो सके। आइए फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट, टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट आ जाते हैं इसमें। और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होता है वो सेबी कंडक्ट कराता है, प्रमोशन करता है, और प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने से बचाता है, और इनसाइड ट्रेडिंग से भी बचाता है सेबी। इनसाइड ट्रेडिंग तो पता ही होगा कि किसी भी शेयर का सब्सिक्वेंटली दाम बढ़ाना, उसका स्टॉक मार्केट में डिमांड क्रिएट करना, उसको इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे बात आता है प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है, इट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। इसका मतलब प्राइमरी मार्केट में होता है कि न्यू सिक्योरिटीज सेल होता है, बट इन सेकेंडरी मार्केट जो सेल हुआ हुआ है, मतलब कि सेकंड हैंड जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, आप ऐसे समझिए, उसको जो है सेल परचेज होता है सेकेंडरी मार्केट में। मतलब पहला पॉइंट ये है कि अगर न्यू इशू है, न्यू कंपनी इशू कर रही है शेयर, तो वो प्राइमरी मार्केट में होगा। सेकेंडरी मार्केट में जो इशू हो चुका है शेयर, उसी का परचेज और सेल होगा। अब सेकंड पॉइंट, प्राइमरी मार्केट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स आर रिसीव्ड, इट हैज़ नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन लाइक स्टॉक एक्सचेंज। मतलब प्राइमरी मार्केट का कोई जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स्ड नहीं होता, बट इन सेकेंडरी मार्केट को ही कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे पहले ही से सेल इशूड हुए सिक्योरिटीज़ को परचेज सेल किया जाता है। आइए तीसरा पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड कैन इशू शेयर इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो भी लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड मतलब जो कि इनकॉर्पोरेटेड है, और अनलिस्टेड हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो अपना सेल इशू कर सकते हैं शेयर इन प्राइमरी मार्केट। बट इन सेकेंडरी मार्केट ओनली लिस्टेड कंपनी कैन ओनली बी ब्रॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट। इसका मतलब ये है कि ओनली जो है लिस्टेड कंपनी ही यहाँ पे, लिस्टेड कंपनी का शेयर ही सिर्फ परचेज और सेल्स में यूज़ हो सकता है सेकेंडरी मार्केट में। दी ऑब्जेक्टिव
of primary market is to raise fund for new companies for expansion of old companies। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नए कंपनी है वो इशू कर रहे हैं शेयर्स और एक्सपेंशन करें अपने कंपनीज का। यहाँ पे नो एड बट इन सेकेंडरी मार्केट नो एडिशनल फंड आर रेज्ड, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ओनली चार्ज चेंज हैंड। इसका मतलब कि कोई भी सेकेंडरी मार्केट में जो भी इशूड है पहले इसे सिर्फ उसी का ही एक्सचेंज होगा, न्यू इशूड का नहीं होगा। अब पांचवा पॉइंट है द इंटरमीडिएटरीज आर मर्चेंट ब्रोकर्स मैनेजर टू इशू अंडर राइटर्स ETC। इसका मतलब ये है बट इन प्राइमरी मार्केट में जब न्यू इशू शेयर होगा तो 90% सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है शेयर्स का। तो यहाँ पे ब्रोकर्स अंडर राइटर्स इशू करते हैं शेयर को, और अगर नहीं हो पाता है तो वो खुद खरीद लेते हैं शेयर, जिसकी वजह से कंपनी को जो है फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है जब वो नया कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बट इन सेकेंडरी मार्केट द इंटरमीडिएटरी सिर्फ ब्रोकर्स होते हैं और सब ब्रोकर्स होते हैं। तो यहाँ पे 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7 में है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। पहले जो है समझ लेते हैं इंडियन मनी मार्केट होता क्या है। इंडियन मनी मार्केट जो है प्रोसेस में है और डेवलपमेंट में है, बट इंडियन मनी मार्केट में बहुत सारे इशूज क्रिएट होते हैं अदर कंपनी को लोन देने में। आइए देखते हैं क्या क्या है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। It is difficult for RBI to integrate the organized or unorganized sector of money market. It is difficult to RBI to integrate organized or unorganized sector. हाँ, तो पहला क्या है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि RBI कंट्रोल सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को कर सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को RBI कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इसके वजह से लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन सब मार्केट होता है और एजेंसीज की वजह से भी हो सकता है। दूसरा क्या है शॉर्टेज ऑफ फंड। इंडियन मनी मार्केट में डिमांड फॉर फंड एक्सीड द सप्लाई। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड इन मनी मार्केट on account of various factors like inadequate banking facility, low saving, lack of banking habits। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन मनी मार्केट में शॉर्टेज किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है कि पहले तो इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी है, शॉर्टेज ऑफ फंड है, और ऑल्सो जो है पैरेलल इकोनॉमी की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब बहुतों को नहीं पता होगा पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है। पैरेलल इकोनॉमी का इसका मतलब ये होता है कि डार्क इकोनॉमी इसको कहते हैं, जहाँ पर सब 2 नंबर के काम होते हैं, जहाँ पे अर्निंग तो हुआ लेकिन उसका इनकम टैक्स पेमेंट नहीं हुआ।
इसको कहते हैं डार्क इकोनॉमी और पैरेलल इकोनॉमी। इससे जो है शॉर्टेज ऑफ फंड क्रिएट हो जाता है मार्केट में। इनएडिक्वेट बिल मार्केट, द बिल मार्केट which is an essential characteristic for development money market is grossly undeveloped in India. There is a great paucity of sound commercial bill of exchange market in India. और नंबर 4, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है डिफरेंट एरिया में, जिसकी वजह से कभी कभी आउटर एरिया में रेट ज़्यादा मिलते हैं इंटरेस्ट के। नो फॉरेन फंड का जो है ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं कर पाता है मनी मार्केट, क्योंकि हम लोग का वैल्यू डाउन है। इसकी वजह से जो है कई बार जो है मनी मार्केट जो है अनएबल हो जाता है अट्रैक्शन करने को कस्टमर को। टू फ्यू इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे कम इंस्ट्रूमेंट की वजह से और शॉर्टेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो है इंडियन मनी मार्केट बैक हो जाता है। आइए दूसरा देखते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउस? Acceptance house specialized in accepting of trade bills on behalf of their customer. They provide guarantee service that they will be on default on bill of exchange. The seller of goods may not buy and may have doubt whether the buyer purchased the goods on credit, and accepting on bills of exchange will pay bills on maturity। इसका मतलब ये है कि बाई चांस एक्सेप्टेंस हाउस इस तरह के काम करता है कि अगर डेटर को लगता है कि अगर हम माल बेचते हैं और सामने वाला जो बंदा है वो जो है आनाकानी करेगा, मतलब कि पैसा देने से इनकार करेगा, तो कई बार जो है एक्सेप्टेंस हाउस अपने अपने कस्टमर के बिहाफ पे बिल्स को एक्सचेंज कर देती है। इसका मतलब ये कि जब बायर जो है परचेज करता है गुड को ऑन क्रेडिट, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है सामने ऑन मेच्योरिटी। जो एक्सेप्टेंस है या फिर एजेंसी है, जैसे कि बैंक हुआ, बैंक भी जो है एक्सेप्ट तभी करेगा जब उसको भरोसा होगा कि ये मेरा कस्टमर है, इस कस्टमर से हमें फ्यूचर में किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा या फिर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है डिफ़ॉल्ट का, तभी बैंक जो है एक्सेप्ट करता है। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस हाउस। Discount house means granting loan against the security of bills of exchange, promissory note, treasury bill। डिस्काउंटिंग हाउस का मतलब ही समझ में आ जा रहा है कि बिल्स को डिस्काउंट कर देना या फिर उसको भजा लेना। किसी भी तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ डिस्काउंट हाउस में जाके डिस्काउंट करवा सकते हैं। और एज ए फॉर्म ऑफ लोन when any person required immediately money for
in on the behalf of bills of exchange or promissory note. So in discount house, uh, exchange will be possible. डिस्काउंट हाउस आर कमर्शियल कंसर्न, इसका मतलब ये है कि वो कमर्शियल नेचर का है, विच इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग अगेंस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब ये सब दे डू द बिजनेस ऑफ शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ स्टिल शॉर्टर पीरियड। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्कस द फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure is the particular combination of debt and equity used in a company its overall operation to finance its overall operation and growth. Debt come in the form of bond issue loan, while equity may come in the form of common stock, preference share, and retained earning. The following factors must be considered while designing capital structure. Simplicity. Capital structure in the beginning should be kept simple. हमें जब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो वो सिंपल हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब capital structure in long-term planning should be designed keeping the long-term objective of business in mind. By flexibility, is must that depending upon the requirement of business in future, capital structure should be capable of adjustment in debt equity mix। मतलब कि इस तरीके से करना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, कभी भी हमें फंड का ज़रूरत पड़े फ्यूचर में तो वो उसका अरेंजमेंट हो जाए। फुलर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव को मीट करना है तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो फुली यूटिलाइज्ड हो। किसी भी तरीके का अननेसेसरी फंड के बिहाफ पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है और कंपनी का गोल अचीव नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर में। लिक्विडिटी। कंपनी कंपनी को हमेशा अपने कैपिटल को इन लिक्विड फॉर्म में सम कुछ पार्ट को रखना चाहिए जब भी, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा कंपनी को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए। कई बार कंपनी जो है ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट पे खर्चा कर देती है लेकिन लिक्विड एसेट होता ही नहीं है उसके पास, तो उसको कोप करने के लिए फिर से कंपनी को जो है न्यू इशू या फिर बोरो लेना पड़ता है पब्लिक से। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कॉस्ट मेरा कैपिटल का कम पड़े। इसका मतलब कि हम कैपिटल ले रहे हैं मार्केट से तो किसी भी काम को करने के लिए किसी न किसी तरीके से कॉस्ट लगता ही है, जिसको कहते हैं हम लोग वर्किंग कॉस्ट या ऑब्टेनिंग कॉस्ट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ कैपिटल कम लगे, उस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा तो कंपनी को जो है ऑब्जेक्टिव पाने में बहुत दिक्कत होगा। मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए, मिनिमम रिस्क होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होगा कि
कंपनी को ज़्यादातर अपनी इक्विटी शेयर को इशू करना चाहिए, क्योंकि उस पर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। लेकिन डिबेंचर को इशू करने में कंपनी इज़ लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आइए अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन and what is the causes effect of over capitalization? Over capitalization, when the company has constantly been unable to earn prevailing rate of return on its capital employed, the situation is termed as over capitalization। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अगर कंपनी अनएबल होता है नॉर्मल अर्निंग कमाने में, अगर उसको नॉर्मल अर्निंग कमानी है इन द सेम बिजनेस, तो कंपनी को ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ जाता है। और अगर कोई दूसरा वही बिजनेस कर रहा होता है तो उसका 15 लाख में काम हो जाता है, लेकिन और जो ओवर कैपिटलाइज्ड है उसको 25 लाख लगाने पर भी 15 लाख जैसा रिटर्न नहीं मिल पाता, तो उसको कहते हैं कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है और कंपनी को कुछ और अल्टरनेटिव सोचना चाहिए अर्निंग के लिए। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला है ओवर एस्टिमेशन, और जैसे फीचर्स आप कह सकते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग। कई बार फ्यूचर अर्निंग का ज़्यादा एस्टिमेशन कर देते हैं, तो उस हिसाब से अगर प्रॉफिट अर्न नहीं होता है तो कंपनी को कहा जा सकता है कि वो ओवर कैपिटलाइज्ड है। अब अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कंपनी ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, लेकिन जो है कैपिटल कम होने की वजह से, कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से उतना कमा नहीं पाती है। सो कंपनी को कहा जा सकता है कि वो ओवर कैपिटलाइज्ड है। आइए तीसरा देखते हैं, हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि कंपनी को ओवर कैपिटलाइज्ड कब कहेंगे। ओवर कैपिटलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी ठगा गई या फिर कंपनी अनयूटिलाइज्ड है और कंपनी अनइफिशिएंट है, तो उसको कह सकते हैं कि वो ओवर कैपिटलाइज्ड है। कंपनी अब हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस कर रही है, अगर हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस होता है तो कंपनी ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रही है सर्विस को प्रोवाइड करने में, प्राइस ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट में को एक्वायर्ड करने में ज़्यादा एक्सपेंसेस मतलब कि कैपिटल यूज़ कर रही है। उसकी वजह से जो है कंपनी का प्रॉफिट कम आता है ऑन द बिहाफ ऑफ एन अदर कंपनी। सो कंपनी जो है यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, यहाँ पे कैपिटल लगने का मोटिव है कि ज़्यादा कैपिटल लगाने के बावजूद कंपनी को रिटर्न कमा रहा है, तो ये कह सकते हैं कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है। परचेज ऑफ एसेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कंडीशन, अगर वो कंपनी परचेज करती है एसेट जब महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी एसेट तो परचेज कर ली ऑन द जब महंगाई ज़्यादा है, और बुक वैल्यू पर भी उसका जो है बहुत हाई दाम है, लेकिन फिर इन फ्यूचर जो है उस प्रोडक्ट का दाम और उस मशीनरी का दाम घट गया और बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा घट गया, तो यहाँ पे जो है कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड कर लाएगी। इसका मतलब ये भी आप कर सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल हुआ कि अगर आप कहीं स्मार्टफ़ोन लेने जा रहे हैं, स्मार्टफ़ोन शुरुआत में बहुत ज़्यादा हाई दाम है और उस समय आप ख़रीद लिए, और फिर बाद में जो है स्मार्टफ़ोन का दाम वो घट गया, तो ये क्या हुआ कि आप जो है ख़रीदे तो थे 16,000 में, लेकिन हो गया 12,000।
इसका मतलब कि आप ज़्यादा पैसा लगा दिए उतना ही यूटिलिटी लेने में, जो कि फ्यूचर में जाके कम हो गया। तो ऐसा ही कंपनी के साथ भी है, कंपनी ज़्यादा पैसा लगा लेती है लेकिन रिटर्न उसको कम आता है, इसको कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होगी, ज़्यादा पैसा लगाएगी, अनइफिशिएंट होगी, तो जाहिर सी बात है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल तो होगा ही। और फिर आए बोरोइंग एट हायर इंटरेस्ट रेट। अब इसके मतलब कि ये है कि जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज है तो कंपनी को कई बार जो है उसकी गुडविल कम हो जाती है मार्केट में। इसके वजह से बहुत सारे कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस जो है फ़ायदा उठाते हैं और लोन ग्रांट करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पर उस कंपनी को। अब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ओवर कैपिटलाइजेशन ऑन द कंपनी? डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और गुडविल, difficult in obtaining capital, difficult in obtaining loan, demand for liquidation, lack of competitive strength। इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाता है जब कंपनी ज़्यादा पैसा खर्च करती है एक्सपेंसेस पे। डिफ़िकल्ट इन ऑब्टेनिंग कैपिटल, इसका मतलब कि कैपिटल का फुल्ल यूटिलाइजेशन नहीं होना। डिफ़िकल्ट इन ऑब्टेनिंग लोन को ऑब्टेन नहीं कर पाना। और डिमांड फॉर लिक्विडेशन, इसका मतलब कि कंपनी जब कमा ही नहीं पा रही है तो लिक्विडेशन का डिमांड बढ़ जाता है शेयर होल्डर की तरफ से। अब क्या इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी? लो क्वालिटी प्रोडक्ट एट हायर प्राइस होगा। फियर ऑफ रिसेशन, मतलब कि कंपनी ठप होने का फियर रहेगा। रिडक्शन इन वेजेस एंड लेबर वेलफेयर एक्टिविटी, लेबर को कम वेतन मिलेगा। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्स। अब आइए देखते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में ये होता है कि कंपनी का अर्निंग ज़्यादा होता है उसके एस्टिमेशन के हिसाब से और कम कैपिटल में होता है। अब क्या, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन। It's just a reverse of overcapitalization. It is the state of capitalization in which a company will earn in much more than the normal rate of return on capital invested in the market. In this type of company will fully utilize his resource and efficient and effective in manner. और causes of under capitalization क्या है? अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही कम आँक लेते हैं अर्निंग्स को, इसीलिए कई बार होता है कि अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन आ जाता है। लो प्रमोशन एक्सपेंसेस, लो प्रमोशन मतलब कि खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन का फुल यूटिलाइजेशन होगा, कैपिटल गेन हो गया। प्रमोशन ड्यूरिंग रेसेशनरी कंडीशन, इसका मतलब यही हुआ कि जब रेसेशन पीरियड था तब जाके जो है, मतलब कि जब डिमांड नहीं था मशीनरी का और फिक्स्ड कैपिटल का, तब जाके कंपनी इस्टेब्लिश हुई। उसके वजह से जो है कंपनी को प्रॉफिट हो गया और सस्ते में मिल गया, तो कंपनी जो है कम खर्चे पे ज़्यादा बेनिफिट उठा पा रही है। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है। अनफॉर्चून इंक्रीज इन अर्निंग तो होगा ही, जब खर्चा कम आ रहा है तो प्रॉफिट तो होगा ही। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जब भी कंपनी जो है डिविडेंड बांटती है तो उसका ह्यूज अमाउंट जो है रिटेन कर लेती है और सिर्फ थोड़ा ही सा शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती है।
What is stock exchange and discuss the objective and function of stock exchange. Stock exchange is an association, organization, or body of individual, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, controlling business in buying and selling of dealing in securities. अब क्या है फंक्शन, क्या है? प्रोवाइड लिक्विड टू इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी को। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज जो है सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन करता है बाय हिज डिमांड एंड सप्लाई। और सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, से भी जो है जितना भी ट्रांजैक्शन होती है से भी उस पर निगरानी रखता है स्टॉक एक्सचेंज में। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज। प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का स्कोप है स्टॉक एक्सचेंज। जब भी स्टॉक घटा तो खरीद लिए, जब भी स्टॉक बढ़ा तो बेच दिए, तो वो स्पेकुलेशन में काम आ जाता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर है, कई बार स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड इनपुट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। ए politically and economically strong government is able to generate upward trend in the stock market. Objective of stock market क्या है? Generate economic growth, facilitating marketability of security, encourage capital formation, help government to raise fund from public. What is dividend policy? Discuss the types of factor of dividend policy. डिविडेंड पॉलिसी क्या है? डिविडेंड पॉलिसी ये है जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो किस तरीके से उसको डिविडेंड करना चाहिए, वो होता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में 3 तरीके से देखा जाता है, या तो कंपनी पूरा का पूरा रिटेन कर ले और अपने बिजनेस में लगा दे, या फिर कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे प्रॉफिट के रूप में शेयर होल्डर के बीच, और या तो कंपनी जो है कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट के रूप में बांट दे और ज़्यादातर जो है कंपनी रिटेन कर ले फॉर द बिजनेस यूज़। डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो है 3 तरीके से बांटा जा सकता है बाय द कंपनी के थ्रू। ग्रोइंग ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी, ग्रोइंग ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है तो ज़्यादातर हिस्सा वो रिटेन करेगी और जो है सिर्फ 25% जो है डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमंग शेयर होल्डर्स। लिबरल में इसका जस्ट उल्टा होता है कि कंपनी जो है कम रिटेन करेगी और डिविडेंड ज़्यादा सप्लाई करेगी एमंग शेयर होल्डर्स। और स्टेबल साउंड मतलब कि 50-50%, अगर 50% वो रिटेन करेगी, 50% वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉफिट को। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल डिस्कस द शॉर्ट एंड लॉन्ग सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ये होता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस को जो मीट करती है बिजनेस के, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल में भी है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म रिसोर्स और टैक्स प्रोविज़न, डिविडेंड प्रोविज़न, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट बिल्स, ये सब पूरे आते हैं शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में। और लॉन्ग टर्म में रिटेन प्रॉफिट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स। डिस्कस द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब जो है बहुत सारे मेन फैक्टर होते हैं डिटरमाइनिंग करते हैं वर्किंग कैपिटल को। नेचर ऑफ बिजनेस,
कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री और लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री में आ जाते हैं मशीनरी जो कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल कंज्यूम होता है, और लेबर इंसेंटिव में कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ता है। सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। सीजनल नेचर इसका मतलब कि जब भी किसी भी चीज़ का सीज़न है तो उस समय वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिसका सीज़न नहीं है तो उस समय वर्किंग कैपिटल का कम रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एवरेज लेंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लॉन्गर दी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, जितना भी लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होगा तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगा। शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होगा तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कम पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज। रॉ मटेरियल जब परचेज कर रहे हैं कैश में तो वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल जब क्रेडिट में कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सेल। अगर सेल जो है कैश में हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा। अगर सेल जो है क्रेडिट में हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन कंपनी का, अगर हमें ग्रोथ करना है एक्सपेंशन करना है तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और ग्रोथ एक्सपेंशन कम करना है तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। जनरल बिजनेस कंडीशन और बैंकिंग कंसंट्रेशन सेम उसी तरीके से। व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग? डिस्कस द टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल बजटिंग refer to the total process of generating, evaluating, selecting and follow up of capital expenditure alternatives. Capital budgeting is the process that a business uses to determine the which proposed fixed assets purchase it should accept and which should be declined. This process is used to create a quantitative view of each proposed fixed asset investment, giving rational basis making a judgment. इसका मतलब ये हुआ कैपिटल को इस तरीके से बजटिंग करनी चाहिए जहाँ पे कैपिटल का एक्सपेंडिचर कम हो और अर्निंग ज़्यादा हो। टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। 3 तरीके कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है: एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन डिसीजन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन और कैपिटल राशनिंग डिसीजन। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन डिसीजन, ये डिसीजन वो होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से सिर्फ वो अल्टरनेटिव चूज़ करना है जहाँ पे कैपिटल का फुल्ली यूटिलाइजेशन करना है और अदर अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर देना है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट अल्टरनेटिव में से हमें एनालाइज करके और कंट्रोलिंग करके हर तरीके से देख कर जो भी फिक्स एसेट मोर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है उसे चूज़ करना है। और जब एक चीज़ चूज़ करेंगे तो ऑलरेडी जो अदर अल्टरनेटिव है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। कैपिटल राशनिंग डिसीजन, इसका कैपिटल राशनिंग डिसीजन का मतलब ये हुआ कंपनी ऑलमोस्ट एवरी कंपनी के पास जो है कैपिटल जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में रहता है, तो कंपनी अपने कैपिटल बजटिंग को इस तरीके से क्रिएट करे जिसमें वो डिफरेंट एसेट को
परचेज़ करें और डिफरेंट डिफरेंट एसेट को अपने कैपिटल के बजट के हिसाब से ही परचेज़ करें, जो जिससे ऑन दी गिविंग अल्टरनेटिव्स। अब ये लास्ट है, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। तो ये सब इतने 19 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए।